आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऑफिस से निकलकर रोज की तरह हम तीन दोस्त मदन काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय के मजे ले रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार इतनी ठंड में चाय पीने का कितना मजा आता है ना। इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, हाँ यार मजा तो आता है, मगर कल से 7 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा तो हम ना मिल पाएंगे और ना ही मदन काका के चाय की दुकान पर चाय पी पाएंगे। अभी करण की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मेरे और एक दोस्त अरुण ने कहा, यार जब हमको 7 दिनों की छुट्टी मिली ही है तो क्यों ना हम कहीं से घूम कर आते हैं। अरुण की ये बात हमें काफ़ी अच्छी लगी, मगर हम सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कि तभी करण ने कहा, यार हम 7 दिनों के लिए मेरे नानी के घर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमने पहले से करण के मुंह से उसके नानी घर की काफ़ी सारी तारीफें सुन रखी थी, जिस कारण वहां जाने के लिए हम भी मान गए। जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल शाम को अपनी कार लेकर वहां जाने के लिए घर से निकलेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों कल शाम 5 बजे हाईवे वाली मोड़ पर खड़े रहना और मैं कार लेकर सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। सारी बात तय हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर चले आए। जिसके बाद सारी तैयारी करके अगले दिन ठीक 5 बजे मैं कार लेकर अपने घर से निकला और 5:10 में अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जिसके बाद हम करण के नानी के घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण हम अपने कार की सारी खिड़कियां बंद करके अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ से करण का नानी घर करीब 6 घंटे का सफ़र था, तो हम रात के 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर कार चलाने के बाद अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। अब ठंड और अंधेरे का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम हो चुका था। कोहरा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी में सारा कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तभी मैंने जब गाड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, यानी कि अब तक हमने आधा सफ़र ही तय किया था। मगर बाकी का आधा सफ़र हमारे लिए इतना खौफनाक होगा ये हमें कहाँ पता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने कार को रास्ते के किनारे रोका, जिसके बाद हम तीनों घर से लाए रात के खाने को मिल बांट कर खाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा हाईवे सुनसान हो गया था। बीच बीच में हमें उस हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे करण ने कहा, आगे से बाएं वाला रास्ता ले लेना, वही रास्ता मेरे नानी के घर जाता है। करण की ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो बार बार बोल रहा था कि आगे से दाएं वाला रास्ता मेरी नानी के घर जाता है, मगर यहाँ आकर वो बोल रहा है कि बाएं वाला रास्ता उसके नानी के घर जाता है। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण, तू तो पहले बोल रहा था कि दाएं वाला रास्ता है तेरे नानी के घर जाता है, और अब तू बाएं जाने के लिए बोल रहा है। इस पर करण ने कहा, बाएं वाला रास्ता ही जाता है, तू कार उधर ले। खैर मुझे तो रास्ता पता नहीं था, मगर करण वो बार बार अपनी नानी के घर आना जाना करता है तो उसे तो पता ही होगा। ये सोचकर मैंने कार को बाईं ओर मोड़ लिया। तो कार को बाईं ओर मोड़ते ही हमारे आगे एक कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ
लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने के कारण बार बार हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। रास्ता काफ़ी पतला होने के कारण मुझे कार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैंने करण से कहा, अरे करण, और कितना वक्त लगेगा? इस पर करण ने जवाब दिया, बस अब और एक आधा घंटा ही लगेगा। वो रास्ता पूरी तरह से खाली होने के कारण कोहरे ने पूरी तरह से उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे अलावा हमें और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के अचानक बंद हो जाने से मैं एकदम से चौंक गया और बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मेरी नज़र कार के फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने देखा कि कार का सारा डीजल खत्म हो गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कार में काफ़ी डीजल था, तो अचानक सारा डीजल ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? ये सारी बात मैंने अपनी बगल के सीट पर बैठे अरुण को बताई और हम दोनों कार से बाहर निकले। तो बाहर निकलते ही हमें डीजल की गंध आने लगी। फिर जब हमने कार के पीछे ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर काफ़ी सारा डीजल गिरा हुआ था। उस नज़ारे को देखकर हम समझ गए कि हमारे कार की डीजल टंकी फट चुकी है। मगर मैंने साथ ही साथ एक और बात पर गौर किया कि हमारे कार खराब हो जाने का करण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक करण को हुआ तो हुआ क्या, कार चलते वक्त मैं बार बार उसे RVM यानी कि रियर व्यू मिरर पर देखे जा रहा था, तो वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारी कार की ऐसी हालत थी कि वो बिना टंकी चेंज किए ठीक नहीं हो सकती थी। मगर हमें इस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो हम मदद मांगे तो मांगे किससे? जिस पर मैंने चलकर करण के पास जाते हुए कहा, यार करण, कार की टंकी फट चुकी है, तो यहाँ कहीं रुकने की जगह है क्या? इस पर करण ने कहा, हाँ एक जगह है, रात गुजारने का, जो पास ही में है थोड़ा। जिसके बाद हमने तय किया कि आज रात हम उसी जगह पर गुजार लेंगे और सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। लिहाजा हमने कार को वहीं पर अच्छी तरह से लॉक किया और करण के साथ उस जगह की तरफ चलते बने। करण हमें जंगल के अंदर ले जा रहा था, तो ये बात मेरे जहन में खटकी कि आखिर जंगल के अंदर रात रुकने की कौन सी जगह होगी। एक तो कड़कड़ा देने वाली ठंड, ऊपर से जंगल में छाया घना कोहरा एक ऐसे डर का माहौल बना रहा था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर करण हमारा काफ़ी पुराना दोस्त था, तो हम उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया, तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तो अचानक रुक क्यों गया? तो मेरे इस बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा करण से कहा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे दोबारा बोलते ही करण एकदम से पीछे हमारी ओर पलटा, तो करण के पलटते ही हम एकदम से चौंक गए और इतनी ठंड में भी हमारा चेहरा पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो गया, क्योंकि करण के पलटते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर हम समझ गए कि ये हमारा दोस्त करण नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उस भूत ने एकदम से हमारा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए
उन्होंने अपने थैले में से भभूत निकालकर उस भूत पर छिड़का, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद हमने उन साधु महाराज को करण के बारे में पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, रास्ते पर खाना खाने के लिए तुमने जहाँ कार रोकी थी तो वहीं बगल में एक पेड़ पर यह भूत रहता था, और तुम जब खाना खा रहे थे तो उसने करण को अपने वश में कर लिया और करण का रूप लेकर तुम्हारे साथ चलाया, और असली वाला करण वहीं पर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी बताया, तुम लोगों की कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक छलावा है। तुम कार लेकर जल्दी से करण के पास चले जाओ। बाबा की बात सुनकर हम एकदम से भागकर कार के पास आए तो सच में हमारी कार ठीक थी। जिसके बाद हम उसी जगह पर गए जहां हमने खाने के लिए कार रोकी थी। तो हाँ, वहां करण बेहोश था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ये बात थोड़ी पुरानी ज़रूर है, मगर आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूहें कांपने लगती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं बस ड्राइवर था, हालांकि अभी भी हूँ, मगर तब मैं एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाया करता था। काम ये था कि उस कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स को उनके घर से ले आना और काम खत्म होने के बाद घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था और साथ ही मेरे दोस्त नितिन का भी। वो भी मेरे ही साथ बस में क्लीनर के तौर पर काम पर जुड़ा था। हमारा सारा दिन अच्छे से ही बीता। हालांकि काम सारे दिन का नहीं था, मगर उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी का कोई स्टाफ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था तो कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर। खैर, रात के तकरीबन 8:30 बजे जब सबकी छुट्टी हो गई तो मैं सबको बस में लेकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। हालांकि वक्त काफ़ी ज़्यादा भी नहीं हुआ था, मगर बस एक आध लोग ही नज़र आ रहे थे रास्ते पर। जैसा कि मैंने बताया, सबका ठिकाना एक नहीं था, तो सबको उनके पते पर उतारते उतारते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। परेशानी की बात यह थी कि मुझे और नितिन को बस लेकर वापस उसी कंपनी में जाना था, क्योंकि बस रात में उसी कंपनी के यार्ड में रहती है। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिसका पता घड़ी से कम और रास्ते की वीरानियत को देखकर ज़्यादा लग रहा था। जहाँ थोड़ी देर पहले तक इस रास्ते पर एक आध लोग नज़र आ रहे थे, वहीं अब रास्ते पर हमारी बस के अलावा ना तो कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही कोई इंसान। मुझे तो शक होने लगा था कि कहीं मैं धुन में बस चलाते हुए गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इतने में ही पास की सीट पर बैठे नितिन ने कहा, भाई ये वही रास्ता है ना? कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? नितिन की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, गलत रास्ता नहीं हो सकता, सीधा तो रास्ता है, गलत कैसे होगा? असल में ठंड इतनी ज़्यादा है कि कौन बाहर निकलेगा। नितिन ने मेरी बात पर हामी भरी। अब हमारी बस एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां ना तो एक भी स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोहरे की वजह से कुछ भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। बस इतना ही समझ आ रहा था कि अब उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल है। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बस की हेडलाइट की रोशनी में हमें रास्ते के एक किनारे पर एक पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी दिखी, जो कि शायद रो रही थी। मगर इस सुनसान रास्ते पर आखिर ये औरत ऐसे बैठकर रो क्यों रही है?
मुझे लगा शायद इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी। ये सोचकर अभी मैं बस की रफ्तार को धीमी कर ही रहा था कि तभी नितिन ने कहा, भाई बस मत रोक, मैंने बहुत कहानियों में सुना है कि ऐसे रास्तों पर चुड़ैल भटकती है। नितिन की बात पर मैंने जवाब दिया, ये सब कहानियों में ही होता है, तू पागल है क्या? हो सकता है इस औरत को कोई मदद चाहिए हो। हालांकि नितिन मुझे बस रोकने के लिए बहुत मना कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और बस को ठीक उस औरत के पास रोका। बस से नीचे उतरकर मैं उस औरत के करीब गया। हालांकि नितिन डरता बहुत था, मगर पीछे पीछे वो भी बस से नीचे उतरा। तभी मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ, आप इस सुनसान रास्ते पर ऐसे रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने कहा, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे, कृपया आप लोग उनको बचा लीजिए। इस पर मैंने कहा, कौन मार देगा? चलिए आप हमें वहां पर लेके चलिए, हम आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे इतना बोलते ही वो औरत झटपट उठ खड़ी हुई और हमें उसके पीछे चलने का इशारा किया। हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और नितिन भी हमारे साथ आ रहा था। उस औरत के पीछे पीछे कुछ देर चलने पर हम लोग एक पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास पहुंचकर औरत अचानक से रुक गई। तभी मैंने उस औरत से कहा, कहाँ है आपके पति? कौन मार रहा है उनको? मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से हवा में धुआं हो गई। ये देखकर मैं और नितिन, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी जो हमारे साथ हुआ, क्या वो सच में था या कोई सपना देख रहे हैं हम। अभी मैं बेसुध सा वहां पर खड़ा ही था कि तभी नितिन बोल पड़ा, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। नितिन की बात सुनकर मुझे होश आया, जिसके बाद हम दोनों वापस अपनी बस की तरफ भागने लगे। भागकर हम लोग सीधे बस में चढ़ गए। मैंने फटाफट बस में चाबी लगाई और हम लोग वापस से रोड पर आगे बढ़ने लगे। मैं बस चला तो रहा था, मगर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। ऊपर से ये जंगली रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में ही नितिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना बस मत रोक। इस पर मैंने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था यार कि वो औरत चुड़ैल निकलेगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी तेजी से चल रही हमारी बस रास्ते पर अचानक से बंद पड़ गई। बस को ऐसे अचानक से बंद होता देख मैं और नितिन, हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने फटाफट 3-4 बार बस की चाबी घुमाई, मगर बस ने तो जैसे स्टार्ट ना होने की कसम खा रखी थी। तभी मैंने नितिन से कहा, नीचे उतरना पड़ेगा, बस चालू नहीं हो रही। जिस पर नितिन बोला, पर यहाँ बस से नीचे उतरना सही रहेगा? तो मैंने कहा, पर हम लोग ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? देखना भी तो पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या है। ये सब बात करके अभी हम दोनों बस से नीचे उतरने जा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र बस के सामने की तरफ गई। तो मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब बस के सामने बहुत सारे लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बस के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। मैंने भागकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पीछे से पकड़ रखा हो। और शायद यही हाल नितिन का भी था। वो भयानक चेहरे वाले लोग लगातार बस के दरवाजे की ओर बढ़े आ रहे थे। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मगर तभी पता नहीं कहां से बस के दरवाजे पर वही औरत आकर खड़ी हो गई जो कुछ देर पहले हमें जंगल में ले जाकर गायब हो गई थी।
उस औरत के दरवाजे पर आते ही वो सारे भयानक चेहरे वाले लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही उस औरत ने एक दफ़ा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर दूसरी बार हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों भी अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे। मैं दौड़कर बस की ड्राइविंग सीट पर गया और बस को चालू करने की कोशिश करने लगा। और अजीब बात तो ये थी कि बस एक बार में ही चालू हो गई। फिर हमने जो बस भगाना शुरू किया, सीधे कंपनी के ऑफिस में ही पहुंचे। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र लोगों से किया ही नहीं। बाद में जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो औरत और उसका पति एक बार उस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने दुश्मनी से उसके पति को एक पेड़ पर बांधकर मार डाला। वो औरत रोड पर आकर चीखती रही, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में उस औरत ने भी दम तोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वो औरत उस रास्ते से गुजरने वालों से रात में मदद मांगती है। जो मदद के लिए तैयार हो जाता है उसे तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन जो मदद नहीं करता उसके साथ बहुत बुरा होता है। मतलब वो औरत उन्हें मार डालती है। और वो लोग जिन्होंने हमारी बस रुकवाई थी वो वही लोग थे जो उस औरत के चंगुल में आकर मरे हैं। ये सब सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि उस रात मैंने उस औरत की मदद की, वरना अगर मैं नितिन की बात मानता तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।